Okay, ji. Welcome everyone. Good evening and welcome to the class of biology. Today we will be dealing with the chapter respiration in plants, a very important chapter from the exam point of view. चलिए जी. So let's start. Before कि मैं आपको पूरी एकदम डिटेल में पहुंचा दूं, उसके एक एक चीज से उसको आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं, उससे पहले तो मुझे आप बताएंगे कि आपको रेस्पिरेशन के बारे में क्या पता है. मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी. गुड इवनिंग जी. कौन बोला इतने प्यार से गुड इवनिंग? ये गुड नो इवनिंग मैम। डाउट चारू. मनीषा जी. ओके, गुड इवनिंग जी. चलिए जी, अभी किसी ने बताया पहला एकदम करेक्ट बात, एक्सचेंज ऑफ गैसेस. आई गेस प्रीति जी, हमारी क्लास की सबसे स्टूडियस बंदी. यस मैम। हाँ जी, बिल्कुल सही. एक्सचेंज ऑफ गैसेस. बाकी और कुछ कोई बताएगा? फटाफट से बताओ. आपकी क्लास के बाकी बच्चों ने कम से कम 4 से 5 पॉइंट्स दिए हैं. अक्षत कहाँ गए आप? आपने हल्का सा तो चैप्टर पढ़ा था, तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ. बताइए जी. मैम ब्रीदिंग का ब्रेकडाउन. फंक्शन कि वो हमें एनर्जी देता है डेली लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म कराने के लिए। नहीं समझी मैं आपकी बात, एक बार फिर से बोलिए आप. मैम ब्रीदिंग का फंक्शन क्या होता है कि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है ताकि हम अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज कैरी आउट कर सके। इन शॉर्ट आप कहना चाहती हो टू परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. ठीक है, राइट. यस। चलिए जी, गुड बिल्कुल. इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी. गुड इवनिंग. अपना नाम बता के गुड इवनिंग बोलिए, बिकॉज मैंने अपना शोएब। स्लाइड. ओके, हाय जी सोएब जी, वेलकम टू द क्लास. मैम माय बिल्कुल नेम इज सही. सानिया। ओके सानिया जी. अभी किसी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया, कार्बन कार्बन बॉन्ड का ब्रेक डाउन. मनीषा जी, ये आपका जो डाउट है ना, वो भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ कैटाबॉलिक प्रोसेस नहीं है, बल्कि इसके लिए ना हम एक वर्ड यूज करते हैं जब आप एकदम एंड ऑफ उसमें पहुंच जाएंगे. महेंद्र जी बिल्कुल सही बोले आप, बट मैं ये बात जो है ना स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ. ठीक है, गुड इवनिंग जी. कि ये जो है ना एम्फीबॉलिक प्रोसेस है. मैम इसमें एम्फीबॉलिक एनर्जी होती है ना। एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या कह रहे हो एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं? क्या बोलोगे आप? एनर्जी का प्रोडक्शन तो हम कर चुके हैं ना फोटोसिंथेसिस में बेटा. यस मैम। यहाँ पे हम यूटिलाइजेशन करेंगे, ये कह सकते हो. बिल्कुल सही पॉइंट बोले हो. चलो जी, अब हमारा 5 मिनट का तो जो इंतजार था वो भी खत्म हो गया, और साथ में आपको जो एक बेसिक सा एक जिसे कहते हैं ना इंट्रोडक्शन देना था. क्या बात है प्रीति जी, बिल्कुल सही पॉइंट लेके आई हो. 2 टाइप्स के होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक. चलिए जी, बिल्कुल सही बात. चलो जी, अब हम पढ़ जाते हैं आगे जो हम एक्चुअल पढ़ने वाले हैं. ठीक है. अच्छा देखो, आप लोगों ने भी लगभग लगभग यही पॉइंट बताए थे. फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी यूकैरियोट्स में होते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हमारा होता है, जो आपने पॉइंट कहा कि कार्बन कार्बन. अब जो आपको ना एग्जाम में लिख के आना है, हम बात करेंगे उस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी हैं, मैंने अपना जो मेरा एक और बैच चलता है, उस वाले बैच में अपना करवाया था, तो जस्ट इसीलिए मैंने आपके लिए भी क्या है यहाँ पे लिख रखा हुआ है. बल्कि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, और इस पर्टिकुलर स्लाइड में ना आपको 20 पेजेस मिलेंगे इंट्रोडक्शन के लिए. बिल्कुल सही जी, अक्षर जी बिल्कुल सही बोले हैं आप. ठीक है, 20 पेजेस मिलेंगे इंट्रोडक्शन से, जिसमें से 4 से 5 जो पेजेस हैं वो मैं स्किप भी कर दूंगी, बिकॉज स्टार्टिंग के जितने 20 मिनट्स में पेजेस हो पाएंगे हम सिर्फ उतने ही करेंगे, क्योंकि हमको पढ़नी है आज बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल. और इंट्रोडक्शन में से आपको पता है कि हाँ ठीक है क्वेश्चन आते हैं, बट आप एक जनरल रीडिंग भी करेंगे ना इसकी, तो भी आपको वो लैंग्वेज समझ में आ जाएगी. बट जो पॉइंट्स मैं चाहती हूँ आपको एग्जाम में लिख के आए, तो वो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इस स्लाइड पे लिख दिए हैं. सबसे पहला जब आप लिख के आएंगे ना, तो आप उसको स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन को, कि रेस्पायर हम क्यों करते हैं. इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. अब मुझे पता है कि ग्लूकोज की जगह हम क्या बोलते हैं, बहुत सारे आपके, ये ग्लूकोज तो चलो एक कार्बोहाइड्रेट है, उसके अलावा हमारा जो सॉरी फैट्स होते हैं वो भी ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोटीन भी करते हैं. वो करते हैं जब हम बंदा बीमार होता है. ठीक है. मोनू जी, चैप्टर ये चल रहा है 14, दैट इज रेस्पिरेशन. ठीक है. चलिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज हमारा यहाँ चल रहा होता है, तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ये कैसा है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन विच रिलीज एनर्जी. तो रेस्पिरेशन में जो एक दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होगा, वो भी होगा ऑक्सीजन की हेल्प से. ठीक है. चलिए जी, आगे क्या आ जाता है, आगे कहानी आ जाती है, मतलब बहुत ही बेसिक सी चीज है अभी, बट आप लोग ना जब आगे स्लाइड से पहुंचोगे ना, तो आपको ना ये चीज थोड़ी सी कंफ्यूज कर देगी. बल्कि कुछ भी नहीं है कि ना, ये जो प्रोसेस है ना, आप बोलोगे मैम आप तो एकदम बच्चों वाला पॉइंट बता रहे हो, बट बेटा जी ये पॉइंट लिखना भी ना एग्जाम में बच्चों वाला ही है आपको.
अक्षय जी मैं बाद में आंसर करूंगी आपको इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलो जी, इट अकर्स इन सेल्स, ये कहाँ होता है बच्चा जी, ये सेल्स में होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। क्या कहा जाता है बच्चा इसे, इसे कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। फिर आ जाता है कि यहाँ पे हमने क्या कहा कि ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का। तो आप इसका आंसर क्या लिख सकते हो, अगर आपसे कोई पूछेगा कि रेस्पिरेशन में, क्योंकि क्वेश्चन ना सिर्फ वर्ड्स को टफ कर दिया जाता है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। आपसे पूछा कि रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, तो आप कहेंगे ग्लूकोज, ठीक है। जनरल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। जनरल में क्या हो जाता है, हमारा ग्लूकोज हमारा एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बन जाता है। चलिए जी, आगे कहानी क्या है। देखो कहानी ये होती है कि हमारे प्लांट्स के पास क्या है, कोई पर्टिकुलर रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नहीं है। जैसा कि हमारे पास है, हमारे पास क्या नोज है, माउथ है, लंग्स में जाके क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस चल रहा है, ब्लड है, इन सब में। गुड इवनिंग मरियम जी, लेट क्यों हो गई आप आज क्लास में, ठीक है। तो ये सारा एक पर्टिकुलर, और इनफैक्ट एनिमल्स में भी क्या इनका एक सिस्टम है। और आप लोगों ने एनिमल किंगडम वाला जो चैप्टर है वो पढ़ा हुआ है कि स्टार्टिंग वाली जो हमारे फाइलम होते हैं उनमें नहीं होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, बट जैसे जैसे हम हायर फाइलम की तरफ बढ़ते हैं हमारे पास क्या रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाता है। मनीषा जी अभी आप ना अपने आप को खुद से ही करेक्ट कर लोगे कि इसको हम कैटाबॉलिक क्यों नहीं कहेंगे, ठीक है। जस्ट गिव मी, मतलब इस पूरी क्लास को एक बार होने दो, उसके बाद आप मुझे खुद बता दोगे कि मैम ये एम्फीबॉलिक ही है, कैटाबॉलिक नहीं है, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे कहानी क्या चल रही है, यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छा सॉरी इस वाले पॉइंट को मैंने इनकम्प्लीट कर दिया। मैंने क्या कहा आपसे कि कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, बट फिर भी क्या हो रहा है, प्लांट्स में रेस्पिरेशन हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, तो भाई प्लांट्स की कहानी ऐसी है कि प्लांट्स के जितने पार्ट को जितना पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैसेस चाहिए होगा ना, वो अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर रहे हैं। जैसे लीव्स को सबसे ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो उनके पास कौन सा प्रेजेंट है, उनके पास है स्टोमेटा। और दूसरा स्टेम में जो एक ऑर्गन प्रेजेंट है, आप इनको कैसे याद कर सकते हो कि ये हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं लीफ के, ट्री के, ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ प्लांट, जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्या बोलते हैं हमारे रेस्पिरेशन के लिए। स्टोमेटा है जो कि लीफ में हमारा रेस्पिरेशन कराता है, और हमारा स्टेम में लेंटिसिल्स नाम का एक ऑर्गन है जो कि आपका रेस्पिरेशन कर पाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, आगे आती है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आज की क्लास में कम से कम नहीं 10 बार यूज की जाएगी आपको हर एक स्टेप पे समझाने के लिए। ये क्या है बच्चा जी, ये है हमारा ग्लूकोज, आपको बहुत अच्छे से पता है। ये हमारा कंबाइन किसके साथ करेगा, या बाइंड किससे करेगा, या रिएक्ट किसके साथ करेगा, प्लांट्स में आपको पता है ऑक्सीजन क्या है प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेगा और उसको ब्रेक डाउन कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और हमको देगा जो हमें चाहिए, दैट इज एटीपी मॉलिक्यूल। एंड फॉर दोस्त जिनको एटीपी की भी फुल फॉर्म नहीं पता है, उसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बिकॉज लास्ट क्लास में मुझे पूछा गया, मुझे बड़ा थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगा कि एटीपी आई गेस अब ये 9th से 10th में भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। एटीपी जो है हमारी क्या है, एनर्जी करेंसी है, ठीक है। और ये हम लोग एनर्जी करेंसी एटीपी का प्रोडक्शन क्यों कर रहा है प्लांट, हमारी मतलब कि प्लांट्स की, ठीक है, और हमारे लिए भी ही है ही, बट अभी आज की क्लास में हम प्लांट से डील कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक से आपका वही एनिमल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एनर्जी को हम क्यों क्या बोलते हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस टू परफॉर्म आर मेटाबॉलिक प्रोसेस। कौन सा मेटाबॉलिक प्रोसेस मैम, जिस मर्जी की आप नाम ले लो, मैं पढ़ा रही हूँ, मतलब ठीक है, प्लांट्स में तो मेरा पढ़ाना वाला नहीं होगा, प्लांट्स में जैसे उनका खाना बनाना हुआ, फूड का ट्रांसपोर्ट करना हो गया, हर एक पर्टिकुलर स्टेप में उनको क्या एनर्जी की जरूरत है। हाँ जी प्रीति जी बताइए, क्या दिक्कत आ गई आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा करो बच्चा जी, आपको हैंड रेस करने की जरूरत नहीं है, आप तो पुराने स्टूडेंट तो जानते हो, ठीक है। ये क्या हो गया कि हमारे प्लांट्स जो है एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं, क्यों, क्योंकि चारू क्या हो गया, एनर्जी करेंसी है, अच्छा बाय मिस्टेक तो इट्स ओके, क्योंकि हम उनको क्या करना है, जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस प्लांट्स में, या आप ना सबकी बात कर लो, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हमारे रिस्पायर करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, उनको क्या क्यों रिस्पायर करते हैं, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए। क्यों एनर्जी चाहिए, अपना पर्टिकुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है जी। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाता है ये आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जो आपको क्या बोलते हैं, आपकी एनसीईआरटी बेस्ड वाला है, कि सिर्फ और सिर्फ जो रेस्पिरेशन होता है वो कहाँ कहाँ होता है बच्चा जी, ग्रीन प्लांट्स में एंड साइनोबैक्टीरिया में होता है। क्यों, देखो अभी जस्ट ये आप चैप्टर पढ़ के आए हो कि ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस के क्या बोलते हैं प्रोसेस से क्या करते हैं, अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा कि जितने भी एनर्जी रिक्वायर, ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। वही चीज जो इस चैप्टर का मतलब है, रेस्पिरेशन इज इक्वल टू, अगर आपको कोई बोले
क्या आप ये बात लिख सकते हो? रेस्पिरेशन इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, है ना? ये आप लिख सकते हैं, यस या Absolutely नो? correct. Yes, एब्सोल्युटली ma'am. करेक्ट, बिल्कुल सही, Yes. ठीक है। तो Yes, आप ma'am. इसको लिख सकते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या है बच्चा जी? ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। और ये सम जो है, ये मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो अच्छा सा नहीं दिखता यहाँ पे, बट वो आपको कहीं ना कहीं दिमाग में फीड है कि सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स का नहीं भाई, कुछ कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स को ही हम कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर रिस्पॉन्डिंग। चलिए जी, फिर आगे कहानी क्या जाती है हमारी, और इन्हीं मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हम यूटिलाइज करते हैं उनको, वो क्या है बच्चा? हमारे फूड। क्योंकि हमारा जो फूड है ग्लूकोज, उसी को तो हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, है ना? तो वो क्या है? हमारा फूड है। चलिए जी, अगर आपको ये इतना लंबा लंबा डेफिनेशन नहीं लिखना है तो आप ऐसा ये फ्लो चार्ट बना के भी लिख सकते हो, आपको पता है कि हम इस तरीके को फॉलो करते हैं। चलिए जी, आगे क्या है? वही चीज जो मैंने अभी जस्ट लिखी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मटेरियल विद इन द सेल। क्या बात होगी? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इसी को बस हमने क्या एक और वर्ड से ऐड कर दिया कि ये जितना भी हमारा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन चल रहा है, वो चल रहा है हमारे सेल के अंदर। क्यों? क्योंकि हमको रिलीज करवानी है एनर्जी। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। मतलब देखो क्या कहानी हुई, ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल कहाँ हो रहा है? विद इन सेल। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सोएब जी बस 2 मिनट का सारे के सारे क्लास के बच्चे प्लीज कोई भी लीव नहीं करेगा। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है? मैं आपको ज्वाइन कर रही हूँ। Okay, ma'am. से छोटा सा करवा के लाइए प्लीज। एवरीवन, अभी सब कुछ ठीक है? ऑडियो, वीडियो, स्लाइड? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू एवरीवन फॉर नॉट गोइंग, नॉट ड्रॉपिंग द कॉल। जितने बच्चे थे क्लास में सारे के सारे अभी भी हैं। थैंक यू सो मच। बट मैम आपका टैब रोज धोखा दे देता है. सोएब जी पता है मैं क्या करूं? बताओ बताओ। आज तो मैं क्या बोलते हैं, टैब भी नहीं बल्कि ये दूसरा फोन लेके बैठी हुई थी। बिकॉज हमारे यहाँ ना चंडीगढ़ में अभी भी वही लैन वाला जो काम है ना वो चल रहा है, एंड दे हैव सेड कि वो 10 दिन तक हमें को रुलाने वाला है। तो मैं 3-3 फोन लेके बैठती हूँ, बट फिर भी क्या कर सकते हैं। जैसे ही उसमें आपने बोला वैसे ही मैंने तुरंत ही स्विच स्क्रीन। हाँ जी नीलम, मैं बस स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। डोंट वरी, जस्ट गिव मी, मतलब इस वीक का टाइम दो। अगर नहीं होगा तो फिर मेरे को ना नया इंटरनेट कनेक्शन ही लगाना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। चलिए जी, ये स्लाइड शो हो रही है अब आपको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. फिर से एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या पढ़ा है मैंने आपको? ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल हो रहा है, विद इन सेल हो रहा है, टू रिलीज एनर्जी फॉर दी सिंथेसिस ऑफ एटीपी या फिर फॉर एटीपी सिंथेसिस। ठीक है जी। चलिए जी, अब और आगे बढ़ जाते हैं। आगे कहानी हमारी क्या चल रही है? आगे हमारे पास कहानी चल रही है कि ये हम लोग काम, वही चीज जो मैंने अभी आपको वर्ड यूज करवाया, फॉर परफॉर्मिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटी, टू परफॉर्म मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं? इतना सारा तामझाम कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कि एब्जॉर्प्शन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, पर्टिकुलर मूवमेंट के लिए, एंड रिप्रोडक्शन के लिए, प्लस हमारा ब्रीदिंग के लिए भी। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा। देखिए ये रहा आपका एक जनरल सा बच्चों वाला जो आप लोगों ने देखा होगा कि कॉन्सेप्ट कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है? बट विल नॉट वेस्ट आवर टाइम, हम पहुंच जाते हैं आगे। क्या चीज? अभी जस्ट अभी किसी ने कहा था कि मैम ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ये एम्फीबॉलिक है। एम्फीबॉलिक का मतलब होता है जहां पे कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, प्लस हमारा एनाबॉलिज्म भी हो रहा है। ठीक है, दोनों के दोनों जो है एक्टिविटीज चल रही होती है। ठीक है, और आपको बहुत अच्छे से पता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैटाबॉलिज्म एंड व्हाट इज एनाबॉलिज्म। ठीक है, फिर क्या है? ये एक एक्सागोनिक प्रोसेस है।
आगे देखिए कहानी क्या है। आगे कहानी हमारी आ जाती है कि कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग, वही चीज जो मैंने आपको बताया कि हमारा ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो आपने अभी तक पढ़ा क्या, कि ये ग्लूकोज है प्लस हमारा क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर रहा है, ये CO2 प्लस वाटर प्लस हमको जो चाहिए एनर्जी ATP के फॉर्म में ये रिलीज कर रहा है। ये क्या, इसमें हमारा ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज आर हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। हाँ जी, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ठीक है, कि जिसके बेसिस पे हमारा जो रेस्पिरेशन है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलो जी, फिर क्या है, वही चीज जो मैंने आपको थोड़ी सी स्टार्टिंग में बताई कि सबसे पहले जो हमारा रेस्पिरेशन होता है ना, उसमें जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो कौन सा है, हमारा कार्बोहाइड्रेट, सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल वाला भी कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल शुगर कहा जाता है इसे। ठीक है, ग्लूकोज जो है हमारी यूनिवर्सल शुगर है। ठीक है जी, चलिए जी, आगे क्या है, ये हमारा मोस्ट कॉमन है। उसके बाद आते हैं हमारे प्रोटीन, फिर आते हैं फैट्स, फिर आता है ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक है जी, ये इनका सीक्वेंस है। फिर आता है कि अब हमारे रेस्पिरेटरी सब्सटेंस में कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से एग्जैक्ट हो सकते हैं। तो एग्जैक्ट की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोजन, स्टार्च, सुक्रोज, हेक्सोज, फैट, और ये सब जो आते हैं, जब हमारे आते हैं तो हमारे किस में, इनको हम क्या कहते हैं, देखो रेस्पिरेशन को भी ना अब हमने क्या दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला आ जाता है हमारा फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, और दूसरा कौन सा होता है, कौन बताएगा, किसी ने तो ये चैप्टर पढ़ा होगा पूरा। जरा सा भी नहीं पढ़ा तुम लोगों ने चैप्टर, बिल्कुल सही सलोनी जी, प्रोटोप्लाज्मिक। ठीक है, तो हाँ जी, अब आपको कैसे याद रखना है डिफरेंसेस में, आप याद रखोगे बच्चा जी कि फ्लोटिंग रेस्पिरेशन में कौन से होते हैं, फ्लोटिंग में हमारे आते हैं मैम कार्बोहाइड्रेट्स वाले। अब कार्बोहाइड्रेट्स की लिस्ट आपको क्या, हम लोग ये चैप्टर का थोड़ा सा पार्ट जो है अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो तुम सबको पता है कि ग्लाइकोजन, स्टार्च, सुक्रोज, हेक्सोज ये हमारे कार्बोहाइड्रेट, और दूसरे आ जाते हैं हमारे फैट्स। ठीक है, तो जहां पे ये दोनों होंगे, इनको अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होंगे तो ये हमारा फ्लोटिंग रेस्पिरेशन है। बाकी पेरीप्लाज्मिक कौन में कौन से आते हैं, हमारे प्रोटीन्स वाले आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग सेलुलर प्रोटीन को यूज करने लगे हैं तो हमारा वो आ जाता है कौन सा, प्रोटोप्लाज्मिक। और आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारा जो बॉडी है वो यूजुअली क्या ग्लूकोज को ही यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए। प्रोटीन्स को अगर यूज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो बंदा बीमार है, या फिर उसने क्या किया हुआ, जैसे वो लोग कुछ लोग नहीं होते हैं, कुछ नहीं मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब उनमें से हम नहीं है, जो कि पूरे के पूरे वो नवरात्रे रख लेते हैं या फिर जो रोजे रखते हैं, तो उनकी बॉडी को कहाँ से मिल रहा होता है, उनको मिल रहा होता है जो उनकी बॉडी में सेलुलर प्रोटीन स्टोर करके रखा होता है। चारू ऐसे मत बोलो यार कि वॉइस ब्रेक हो रहा है, अब तो नेटवर्क जस्ट पड़ोस में ही रखा हुआ है, सबके एंड से वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या, नो नो मैम। मैम। नो मैम। चारू जी नो। डराइए मत प्लीज, मैं वैसे भी ना अभी नेटवर्क को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लो प्लीज। हाँ जी, जो अनशन पे बैठ जाते हैं उनको भी, उनका भी यही हाल है। ठीक है, जो धरने वरने में बैठते हैं कि आज हम हमारी डिमांड पूरी करो, उसके बाद ही हम कुछ खाएंगे, तो वही काम होता है उनमें। और याद रखना हमेशा से ये बात कि सेलुलर प्रोटीन का यूज करना इज अ साइन ऑफ डेंजर, कि आपकी बॉडी क्या है, बीमार है, बहुत ही वीक होती जा रही है। ठीक है, चलिए जी, आगे कहानी क्या है, तो इस वाले को जहां जब हम लोग हमारी बॉडी क्या, आप इसको कैसे याद कर सकते हो कि व्हेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, when your respiratory substrate is protein। ठीक है, पी से प्रोटीन, और पी से हमारा क्या हो जाता है, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ठीक है जी, कितनों को क्लियर हो गया ये, यस मैम, क्लियर है। यस मैम। ठीक है जी, चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर रिस्पॉन्डिंग। फिर क्या जाता है, व्हेन एनर्जी इज नीडेड, जब भी एनर्जी की जरूरत होती है एटीपी प्रयोग हो जाता है, इसीलिए एटीपी को हमने क्या कहा, थैंक यू सो मच, अरे एनर्जी वाह प्रीति करेंसी। जी, बहुत दिनों बाद ये वर्ड सुना मैंने, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं, ये बात आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुकी है। एंड फॉर रेस्पिरेशन प्लांट्स गेट ऑक्सीजन, गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। इन प्लांट्स, वही चीज जो मैंने आपको फिर से वही चीज आ गई कि यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ चल रहा होता है, स्टोमेटा जो कि कहाँ लीफ में करवाता है, और लेंटिसेल्स जो कि कहाँ स्टेम में करवाते हैं। ठीक है, दोनों पार्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अगर हमारा प्रोटीन है तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, और अगर हमारा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स है, देन इट इज फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ठीक है, चलो जी, ये आ जाता है हमारा, अब आ जाती है हमारी क्या, एक बहुत ही अच्छी वाली क्या, हम लोग को क्या करना है, ये पहले समझना है कि हमारा इस चैप्टर में हमने करना क्या है।
ठीक है जी, चलो जी, हमें इस चैप्टर में जिसे कहते हैं ना, आप ये एक फ्लो चार्ट की तरह समझ लो कि यूजुअली आपको करना क्या है कि ये रहा आपका ग्लूकोज। मैंने आपको क्या बताया कि ग्लूकोज हमारी क्या है, अभी एक मैंने वर्ड यूज किया था, यूनिवर्सल शुगर। बिल्कुल सही, ठीक। मनोज, सॉरी अक्षित, ये ना एक पार्ट होता है जो कि स्टेम पे प्रेजेंट होता है। आप देखोगे ना स्टेम्स में कुछ इस शेप में, ठीक है, तो वो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्पिरेशन के लिए प्लांट्स की स्टेम में। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये बात पहले ही बता चुकी हूँ कि प्लांट्स का हर एक पार्ट जो है वो अपने अकॉर्डिंग ही क्या करता है, रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि उनके पास कोई सिस्टम नहीं है। सबकी नीड्स अलग हैं, सबकी डिमांड्स अलग हैं और सबके तरीके भी अलग हैं। ठीक है जी, चलो जी, हमारा ग्लूकोज क्या है अभी जो मैंने आपको बताया और किसी ने आंसर भी दिया बिल्कुल सही कि ये हमारी यूनिवर्सल शुगर है। आगे के बार आगे से आप इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है जी। अब कोई भी प्रोसेस, कोई भी क्या मतलब, हमारा जो एक लौता प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट होगा, कौन सी साइकिल पढ़ने वाले हैं हम आज की क्लास में? अभी बस अगले 10 मिनट में स्टार्ट हो रही है। सबसे पहली कौन सी साइकिल कह लो या पाथवे कह लो, कौन सा पाथवे स्टार्ट होने वाला है? किसी ने नहीं पढ़ा? हाँ जी प्रीति जी, आप ही आंसर दिया करो भाई। बिल्कुल सही, ग्लाइकोलिसिस। हाँ जी सलोनी, बिल्कुल सही। ग्लाइकोलिसिस वाला जो पाथवे है, अभी जस्ट हम, मेरे मुंह से वो साइकिल निकला था फिर मैंने करेक्ट कर लिया था, पाथवे। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस जो है वो हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस में भी जब हमारी स्टार्टिंग होती है तो किससे होती है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से ही ग्लूकोज होती है। से। हाँ जी, और आपको पता है कि हम लोग एटीपी को वहां पे यूटिलाइज भी करते हैं, है ना? और अल्टीमेट एम हमारा क्या है ये सारा चीजें करने का, कि हमको एटीपी प्रोड्यूस भी करना है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि किसका नंबर ज्यादा होगा, एटीपी जहां प्रोड्यूस हो रही है या एटीपी यूटिलाइज हो रही है? ग्लाइकोलिसिस की मैं बात मैम कर जहाँ रही हूँ। प्रोड्यूस हो रही है। बिल्कुल सही। कोई बता पाएगा शोएब की कितनी यूज बनेगी हमारी ग्लाइकोलिसिस में? मैम 8। बिल्कुल सही, जो नेट हमारे पास सेफ बचेगी दैट विल बी 8। और कितनी यूटिलाइज होगी गौरी? गौरी आपने आंसर दिया था ना शायद, तो किसने आंसर दिया था? भाई अपना जो 2 आंसर दिया करे वो बोल दिया करो। 2 हाँ जी बिल्कुल सही, 2। बट आंसर किसने दिया था अभी ये 8 एटीपी वाला? मैम मैंने। प्रेरणा। ओके जी, चलो जी, ये रहा हमारा 2 एटीपी। ठीक है, 2 एटीपी हमारी यूटिलाइज होंगी और प्रोड्यूस हमारी 8 एटीपी होंगी एट लास्ट। ठीक है, इनको रिमूव करने के बाद और फिर आपको पता है कि हमारा इसका एंड प्रोडक्ट क्या निकलेगा? बताइए जी, क्या निकलेगा इसका एंड प्रोडक्ट? मैम पायरुविक एसिड। बिल्कुल सही जी, पाइरुवेट या फिर पाइरुविक एसिड, जो कि कितने मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। कितने इससे? एक सिंगल ग्लूकोज से। ये बात आपको फ्लो चार्ट के माध्यम से याद होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ेंगे ना वो क्या है, एक बड़ा सा हमारा फ्लो चार्ट होगा। ठीक है, अब देखिए कहानी आगे इसमें क्या जाती है। अब ये जो हमारा ग्लाइकोलिसिस चल रहा है, आपको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस हमारा दोनों टाइप ऑफ रेस्पिरेशन को परफॉर्म कर सकता है। कौन कौन सी रेस्पिरेशन जी? जल्दी से बताओ, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक पे भी आना है हमें। एरोबिक बिल्कुल सही, एनएरोबिक प्लस हमारा एरोबिक। एरोबिक। हाँ जी बिल्कुल सही। प्रीति जी आप बोलती क्यों नहीं है? हर एक चीज का आंसर तो फटाफट लिख देती हो, बट आई वांट कि आप भी बोला करें क्लास में, जैसे इतने सारे बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है, एनारोबिक क्या है हमारा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस के लिए आज से वर्ड आप ऐसा यूज करेंगे, एब्सेंट लिखना है तो ऐसा डॉट, एब्सेंस फॉर दिस। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब आ जाता है हमारा एरोबिक। एरोबिक क्या है हमारा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस। ऐसे ही प्रेजेंस भी, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। चलिए जी, उसके अलावा कुछ बता पाएंगे शोएब जी इसके बारे में? नो मैम अभी हमने पढ़ा नहीं है ना चैप्टर। ओके जी, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही कहा मनीषा जी कि ये सारा प्रोसेस हमारा चल रहा होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। बिल्कुल करेक्ट बात बोली हो आप, जो मैं आपको नहीं बताई बट आगे वाले क्लास में आपको बताती। ऐसा कुछ नहीं है। मनीषा माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। इसकी तो मेजर एक्चुअली क्या है, 4 स्टेप्स है। मुझे जो आपको यहाँ पे बताना है ना, कहानी थोड़ी सी, कहानी मुझे आपको बतानी है एनारोबिक की। क्या कहानी चल रही है एनारोबिक की? एनारोबिक में क्या हो रहा है ना, आपको पता होना चाहिए कि एनारोबिक में एक और इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा एक प्रोसेस चल रहा है? आप सबने नाम सुना होगा इसका। फर्मेंटेशन। बिल्कुल सही अलीना, फर्मेंटेशन। ठीक है, जो कि क्या है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन का क्या है, एक रिजल्ट है। ठीक है, इसका क्या है, रेस्पिरेशन है, सॉरी रिजल्ट है इसका। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या बन रही है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है, आपको पता होना चाहिए कि फर्मेंटेशन का बहुत सारा काम हम लोग कहाँ, बेकरी में और कहाँ, वाइन शॉप्स में। ठीक है, जिसको हम क्या क्या बोलते हैं, ब्रूअरी। ठीक है, वाइन नहीं लिखेंगे हम, थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, अल्कोहल कह लो या ब्रूअरी कह लो, ब्रूअरी कहते हैं ना शायद, या अल्कोहल की प्रोडक्शन में। ठीक है, अल्कोहल की प्रोडक्शन में हो रहा होता है। ठीक है जी, आगे कहानी क्या हो जाती है, आगे कहानी थोड़ी सी ये हो जाती है कि हमारा जो ये मतलब जो ये अल्कोहल प्रोडक्शन है, वो कौन करवा रहा होता है, वो करवा रहा होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया जिसका नाम क्या है, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट का नाम कोई बता सकता है क्या, क्या साइंटिफिक नाम है? क्यों मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे आपको समझाना है। एक वर्ड है ईस्ट पॉइजनिंग, या अगर कोई मुझे जानता है, कोई जानता है कि इसका मतलब क्या है, तो आप मुझे बताइए। पॉइजनिंग स्पेलिंग गलत लिखी है ना, बताइए जी। कोई भी बच्चा क्लास का जो जानता हो कि वर्ड इज, डू यू अंडरस्टैंड बाय ईस्ट पॉइजनिंग? नहीं, देखिए जी, ईस्ट पॉइजनिंग क्या होता है, देखो मैंने आपको क्या बताया कि ईस्ट जो है ना, इसको हम सैक्रोमाइसिस सर्विसेज कहते हैं। सैक्रोमाइसिस सर्विसेज, इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, बट यही कुछ करके इसकी स्पेलिंग है। ठीक है, सैक्रोमाइसिस सर्विसेज। अब कहानी क्या हो जाती है इसकी, कि ये जो हमारा ईस्ट है ना, ये क्या करता है, अल्कोहल को प्रोड्यूस करता है। बट आपको क्या लगता है, बिल्कुल सही प्रीति जी, प्रीति जी बड़ी इंटेलिजेंट बच्ची है भाई, बिल्कुल सही। देखो आराधना जी बिल्कुल सही जा रहे हो आप भी। देखो कहानी ये होती है इसकी, कि ये जो हमारा ईस्ट है ना, जिसका नाम हमारा सैक्रोमाइसिस सर्विसेज है, ये क्या करता है, ईस्ट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ईस्ट अल्कोहल को प्रोड्यूस करता है, किस फॉर्म में, इथेनॉल के फॉर्म में अपनी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता है, और अपनी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं करता है, उसको तुरंत ही क्या कर देता है, रिलीज भी कर देता है। बिल्कुल सही रितु जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये क्या कर देता है, इसको रिलीज कर देता है। अब होता क्या है इससे, सेरेबेसी, मैंने भी वही स्पेलिंग लिखी है, सही लिखी है। ठीक है, होता क्या है इससे, कि यहाँ पे जब ये रिलीज करता है ना, तो जो इसका परसेंटेज ऑफ रिलीज होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 13% ऑफ एल्कोहल का प्रोडक्शन कर सकता है, जो कि हमारा मतलब कहा जाता है, जो हमारी देसी दारू वारू होती है उनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट कहानी क्या होती है इसकी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाली भी, जो ये क्या बोलते हैं, वोडका, और जो कुछ और भी टाइप वाली जो अल्कोहल्स होते हैं, नाम मुझे नहीं पता इतना ज्यादा। ठीक है, वोडका वगैरह जो होती है, उनका जो इसका अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो क्या होता है, 40% होता है। तो यहाँ पे तो हमने क्या किया, हमारी क्या बोलते हैं, एनारोबिक फर्मेंटेशन के प्रोसेस से हमने क्या कर लिया, ईस्ट को यूज करके 13% अल्कोहल बना लिया, जो कि हमारे क्या, देसी जो हमारी वो होती है दारू वारू में, उसमें पता हो, उसमें क्या बोलते हैं, प्रेजेंट होता है। बट जब कहानी आ जाती है 40% वाले की, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस यूटिलाइज, मतलब कौन सा प्रोसेस हम यूज करते हैं, कोई भी बच्चा बताइए जी। यहाँ इसके बाद जस्ट हम स्विच कर जाएंगे अपनी साइकिल पे, वरना इसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, दैट इज वे टू लेंदी, उसको हम देख लेंगे फिर कभी। बट जो इंपॉर्टेंट होगा, आई विल जस्ट डू दैट, फिर हमें क्योंकि साइकिल सॉरी पाथवे कंप्लीट करना है आज। बताइए जी फटाफट से। फर्मेंटेशन। नहीं जी, फर्मेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है, फर्मेंटेशन होता तो इसी में नहीं आ जाता। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, जब हमको उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना होता है अल्कोहल का, डिस्टिलेशन। ठीक है, इस चीज को आप नोट डाउन करके रख लीजिए। क्या कहा जाता है बच्चा जी, इसको कहते हैं डिस्टिलेशन, या बहुत जगह फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहा जाता है ऐसे। गौरी जी क्या हो गया, नेटवर्क बहुत इशू दे रहा है क्या? अब पॉइंट आ जाता है हमारा ईस्ट का, ये हमारा ईस्ट पॉइजनिंग की बात आपने क्या कही मैम, मैंने आपको ये समझाया कि देखो मैंने आपसे क्या कहा कि ईस्ट जो है हमारा 13% अल्कोहल को रिलीज करती है, बट अगर उसका कॉन्सेंट्रेशन 13% से ज्यादा हो जाता है, 13% से ज्यादा अल्कोहल को, अच्छा ओके, मुझे लगा शायद नेटवर्क इशू दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को देता है ना, 13% से ज्यादा उसका अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन उसके बॉडी में बनने लगता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ईस्ट खुद ही मर जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है, ईस्ट खुद ही मर जाती है, वो सर्वाइव नहीं कर सकती। ठीक है, इसीलिए उसको हम कहते हैं ईस्ट पॉइजनिंग। ठीक है जी, चलो जी, ये वाला पार्ट सबको समझ में आया? Yes, ma'am. अच्छा ये चलो छोड़ो, रहने दो बोलोगे ज्यादा दारू दारू की बात कर रहे हैं आज हम। चलो जी, बिल्कुल क्लियर है। देखिए जी, फिर आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, थोड़ा सा आइडिया आप लोग को लग चुका है कि क्या है एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक की भी आपको कहानी थोड़ी सी पता चल गई है, अभी जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा समझाया कि यहाँ पे क्या हो रहा है,
देखो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है हमारे फूड का विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन। वही चीज, ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन से कंप्लीटली यूज कर देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर नाम के और एटीपी को रिलीज कर देते हैं। ठीक है, बट हमारा जो एनारोबिक है, यही सीखते चलो, वहां पे कभी भी कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं, वो हमेशा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में होता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन उसके पास है नहीं, वो क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि क्या हमारे बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह और इन सब में यूटिलाइज हो रहे हैं। फिर क्या हो जाता है, यहाँ वही चीज जो मैंने आपको बोली वो लिख दी है यहाँ पे, कि इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। ठीक है जी, चलो जी आगे बढ़ जाओ जी। ये है पूरा का पूरा आपका एक पाथवे जो हमको पढ़ना है। यहाँ पे बस बीच में एक चीज मिसिंग है, तो बताएगा कहाँ पे क्या मिसिंग है इसमें? प्रीति जी आपसे उम्मीद है, चलो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट में कुछ मिस है। बिल्कुल सही जी, मैं को बोलूं और प्रीति जी आंसर ना दें, लिंक रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है मिसिंग है। फिर आ जाइए जी एनारोबिक का, थोड़ा सा एनारोबिक की थोड़ी सी डिटेल में चले जाते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है, मैं अभी जस्ट आपको बता के आई। क्यों जी? क्योंकि व्हेन फूड इज ऑक्सीडाइज, क्या हम लोग ने जब ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया तो ये क्या हुआ, इनटू अल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड। ये किसमें ऑक्सीडाइज हुआ हमारा? अल्कोहल में। क्या बन गई हमारी इसमें? अल्कोहल बन गई। एंड विदाउट द यूज ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन जो थी वो प्रेजेंट नहीं थी, माइनस मतलब एब्सेंस। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, ड्यूरिंग इट मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। बहुत सारी जो हमारी एनर्जी है वो किस फॉर्म में? हीट। अब आप लोग थोड़े से बड़े हो गए हो, आई गेस आप लोगों ने फिजिक्स में देखा होगा कि हीट को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस तरीके से। ठीक यस है, मैम। कि ये है हमारी बहुत सारी इसमें रिमूव हो गई। फिर क्या हो रहा है कि ये कहाँ हो रहा है, ये बात अभी जस्ट किसी ने बताई थी कि ये हमारा साइटोप्लाज्म में हो रहा है, और इस एनारोबिक प्रोसेस से हमारे 2 एटीपी ही प्रोड्यूस होता है। अच्छा, एरोबिक से कितने प्रोड्यूस होते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन से कितने एटीपी प्रोड्यूस होते हैं? पप्पू प्रीति जी थोड़ा सा आपको अपने आप को करेक्ट करना होगा। आप 38 एग्जाम नहीं कह सकते, आप कहोगे 36 टू मैम 38। 36। नहीं, ठीक है, अब ये क्यों होता है 36 टू 38 क्यों है, ये मैं आपको बताऊंगी जब हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास करेंगे तब। ठीक है, क्योंकि उसका चलेगा पाथवे का अलग। आ जाइए जी, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद वी विल डायरेक्टली स्विच टू दैट, हमारा जो पाथवे वाला पार्ट रह गया। एरोबिक रेस्पिरेशन सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था? कोस्टीचेव ने। क्या नाम है इनका? कोस्टीचेव ने। ठीक है, फिर क्या है हमारा पहला पॉइंट, ये हो गया। ये क्या हमारा बैक्टीरिया में हो सकता है, लोअर पैरासिटिक एनिमल्स में। क्यों? क्योंकि ये आपको पता होता है ये कैसे एनिमल्स हैं, पैरासिटिक, जो कि हमको क्या नुकसान पहुंचाते हैं, ये वहां पे प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या, और हमारे मसल्स में होता है। किस फॉर्म में होता है मसल्स में? मसल्स में किस फॉर्म में होता है ये? लैक्टिक लैक्टिक एसिड। एसिड के फॉर्म में। ठीक है, ये यूजुअली कब होता है, जब हम लोग क्या बोलते हैं बहुत ज्यादा जिम विम कर लेते हैं, तो उस टाइम पे क्या, क्योंकि आदत होती नहीं जिम करने की, एक दिन में बहुत ज्यादा कर लिया तो हालत क्या हो जाती है, खराब, क्योंकि पूरी मैम उस पूरी जो टाइम आपके, नसें फूल जाती हैं। हाँ बिल्कुल सही, नसें फूल जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा क्या वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पहुंच पाता। ठीक है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, देन फूड इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इनटू सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है? हाँ जी, बहुत पेन होता है, बहुत पेन होता है, हमने भी सहा है वो पेन। ठीक है, इथेनॉल, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड। मैम आप भी जिम जाते हो? जिम नहीं, बस वर्कआउट करते हैं। चलिए जी, जिम वाले बंदे नहीं है हम। इन मसल सेल्स, सुबह जिम के लिए नहीं उठ सकते बस। इन मसल सेल्स सम बैक्टीरिया, द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड। बट वही चीज है कि यहाँ पे भी हमारा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मिसिंग है, कार्बन डाइऑक्साइड इज मिसिंग। ठीक है, इसीलिए जो क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, जो कि क्या करता है, बॉडी में पेन को जनरेट कर देता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन एनारोबिक इज वेरी वेरी लो, क्योंकि आपको पता है कितना, सिर्फ 2 एटीपी ही बनते हैं। चलो जी आगे बढ़ जाओ, आगे हमारी क्या कहानी है। पहले एक बार देख लूं कि मैं आपको कितना इसमें देख करवाऊंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ब्रीदिंग वाला पार्ट भी है। हाँ जी, बस ब्रीदिंग वाला कराएंगे थोड़ा सा, उसके बाद हम सीधे वहां पे पहुंच जाएंगे। चलो जी, क्या है इनकी कहानी। फिलहाल पता है, अगर आप लोग चाहो तो ये एक बार खुद से भी देख सकते हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देते हैं, बिकॉज मेरी ना फिर से 8:15 से भी क्लास है। तो हम सीधे इस ब्रीदिंग वाले पार्ट पे करते हैं, क्योंकि ये पार्ट जो मैं आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में करवा चुकी हूँ। क्या है इसकी कहानी, इनकी क्या है, क्योंकि ना वो जो पाथवे है ना वो याद कराना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो वहीं से आते हैं। आपको पता होगा कि ग्लाइकोलिसिस जो है सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। ठीक है जी,
अगर टाइम बचता है ना, क्योंकि हमको आपको पता है कि इस चैप्टर को भी हम 4 क्लासेस का टाइम दिया है, इस पूरे वीक में हम लोग लेके चलेंगे, तो हम लोग एंड क्लास में इसको देख लेंगे, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बहुत लंबा एक्चुअली है इसका। ठीक है, क्या है प्लांट्स, जिसमें क्या है कि कोई भी स्पेशलाइज्ड ऑर्गन या कह सकते हो स्पेशलाइज्ड सिस्टम प्रेजेंट नहीं है ब्रीथिंग का, ये बात हम लोग स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं। बट फिर भी क्या स्टोमेटा और लेंटिकल्स जो है इस पर्पस के लिए बने हुए हैं, जो कि क्या गैसियस एक्सचेंज करवाते हैं प्लांट्स के अंदर। फिर हमने क्या कहा कि व्हाई प्लांट डोंट हैव इवॉल्व रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्यों, क्योंकि ये बात भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर एक प्लांट के पार्ट की क्या है खुद की गैस एक्सचेंज की नीड्स है। अब जिस पार्ट को जितना चाहिए होगा वो उतने अकॉर्डिंग अपना रेस्पायर करेगी। फिर क्या है वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो होता है ना वो बहुत ही कम होता है एंड बाय द पाथवे ऑफ डिफ्यूजन ही होता है। मतलब क्या एक छोटे डिस्टेंस को ही कवर करते हैं ये। ठीक है, लंबे पाथवे इसका कोई प्रेजेंट नहीं है क्योंकि कोई रेस्पिरेशन का सिस्टम प्रेजेंट नहीं है। फिर क्या है प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैस एक्सचेंज, इनके पास क्या गैस एक्सचेंज के लिए ज्यादा नखड़े वखड़े नहीं है। ठीक है जी, चलो जी, बस ये एक छोटे से 3 पॉइंट्स थे इसके, एंड देन हम पहले पहुंचते हैं यहीं पे, जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है यहाँ से। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं, उसके कौन से स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि यही से आपके क्या मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये जो रेस्पिरेशन है हमारा, इसमें क्या 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको याद करना है आज की क्लास के लिए बिफोर स्लीपिंग, जिसको आपके इसके नोट्स भी बना रहे हैं, कि ग्लाइकोलिसिस जो है ना बच्चा, ये हमारा साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में होता है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा, यहाँ पे आपको अगर इतना बड़ा नहीं लिखना है फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में, आप सिंपली लिख सकते हो कि सेकंड स्टेप इज लिंक रिएक्शन, जो हमारा कहाँ होता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, जिसको हम आउटर चैम्बर कहते हैं। ये किसी का तो माइक खुला, SH से नाम है उनका, क्या नाम है, शुभम शर्मा। शुभम शर्मा जी प्लीज माइक को बंद कर लीजिए अपने। शुभम जी अपना माइक बंद कर लीजिए। चलिए जी, फिर क्या जाता है हमारा, फिर आती है हमारी TCA साइकिल, या जिसको हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं, या सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है इसको। ये कहाँ हो रही है हमारी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल इन बैक्टीरिया में। अगला क्या जाता है लास्ट हमारा ETS, जो कि कहाँ हो रहा होता है क्रिस्टाई ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, एंड और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है वो हमारा ऑक्सीजोम हेड पे है। ये तीनों पार्ट करेंगे हम कल की क्लास में। आज की क्लास का मेन पार्ट है हमारा ये ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि मेयरहॉफ, एम्डेन एंड पार्नस ने इस पाथवे को क्या किया था, डिस्कवर किया था। ये इसके क्या है जनक है, इसीलिए इसका जो नाम है EMP पाथवे भी है। चलिए जी, आ जाइए जी कि एक्चुअल में यहाँ हो क्या रहा है। बिल्कुल सही जी सलोनी जी, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। सबसे इजी तो नहीं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये कहा जाता है सच में ग्लाइकोलिसिस को? नो मैम, वो तो TCA वो तो क्रैब TCA होती है साइकिल ना, कहते हैं। हाँ। चलो जी, हर एक का आंसर हाँ मैम नहीं हो सकता ना। हाँ नहीं हो सकता। चलो जी, ग्लाइकोलिसिस को हमने क्या कहा है बच्चा, EMP पाथवे कहा जाता है। क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया स्टार्टिंग में दे चुकी हूँ कि आपको बस ये सीखना है कि यहाँ पे ग्लूकोज हमारा क्या है, उसका हम क्या कर रहे हैं ब्रेक डाउन कर रहे हैं कितने में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट में। ठीक है, अब कौन से कितने मॉलिक्यूल हैं ये हम साथ के साथ पढ़ते हुए चलेंगे। आगे क्या कहानी है, और ये भी सारा क्या हो रहा है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चल रहा है। यहाँ होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। एम्डेन, मेयरहॉफ और पार्नस ने दिया था, इसीलिए इसका नाम क्या है हमारा EMP पाथवे दिया हुआ है। अब ये रही आपकी साइकिल। अब आप मुझे पता है कि कहेंगे मैम जी दोबारा बना दो, क्योंकि इतनी लंबी साइकिल आप लोग देखोगे तो आपको मजा भी नहीं आएगा बिना किए हुए। ठीक है, तो हम लोग क्या है अभी हमारे पास 20 मिनट है, बड़ी स्पीड से हम लोग इसको क्या करेंगे दोबारा से बनाएंगे। या आप लोग अगर चाहते हो तो मैं आपको ऐसे ही बता दूं, बताओ जी। देखा, दोबारा से बना दो है ना। यस मैम। बहुत ही खराब लोग हो। चलो, क्या कहानी चल रही है इसकी। अब इसकी कहानी मैंने आपको क्या कहा कि ये स्टार्ट हो रहा है बच्चा जी किस पे, ग्लूकोज से। ये रहा हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। कितना कार्बन कंपाउंड, आप लोग आंसर देते रहोगे जो जो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगी। ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन कंपाउंड, 6 कार्बन। इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, फॉस्फेट को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ इस बात का कि ये रहा हमारा ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन कंपाउंड था,
ठीक है 5 6 हमने क्या किया 6th पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड करा दिया। कैसे फॉस्फेट ऐड करोगे भाई? आप ऐड करोगे किससे 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 किससे, जल्दी बोलो। ATP से। ATP to ADP. बिल्कुल सही। एडीपी मॉलिक्यूल हमारा टूटेगा और वो एडीपी बनाएगा और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कर देगा फ्री। ठीक है, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाके कहा ग्लूकोज की 6th कार्बन पे अटैच हो जाएगा। इसका नामकरण क्या बन गया? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। चलो जी आगे, यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है? हेक्सोकाइनेज। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि आपको हर एक स्टेप पे जहां जहां एंजाइम है वो आप ऐसे करके लिखा करो। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ो। आगे क्या होगा हमारा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्योंकि आपको पता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज में यूज हो सकता है, इसीलिए हमारा जो सेल है वो क्या है, थोड़ा सा चालू है। वो क्या करेगा, इसको उस प्रोडक्ट में चेंज कर देगा जिससे कि वो कन्वर्ट ना हो सके। मतलब क्या, इसको चेंज कर देगा वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। बिल्कुल, फ्रक्टोज तो 6 फॉस्फेट में इसको चेंज कर देगा। ठीक है जी, आपको पता होना चाहिए कि ये सिर्फ ग्लूकोज और जो फ्रक्टोज है उनमें क्या सेम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, सिर्फ क्या हो जाता है आइसोमराइजेशन का अलग। आपको पता होता है आइसोमर्स क्या होते हैं, सिर्फ कुछ चीजों की पोजीशंस डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज होगा? आइसोमरेज। ठीक है, सबके सब आइसोमराइजेशन को केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छे से पढ़ चुके हो। चलो जी, फिर क्या हुआ? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट अब हमारा किस पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। भाई जी अपने माइक को ऑफ कर दीजिए, जिसके घर में पीछे से आवाज आ रही है। बिल्कुल सही जी, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट। अब आपका क्या हुआ कि ये हमारा 6 वाला फॉस्फेट था, इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रुक्टोज 6 सॉरी क्या है 1,6 बाइफॉस्फेट, राइट? 1 सॉरी 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 1,6 बाइफॉस्फेट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये रही हमारी फिर से कार्बन चेन 5 6। पहली पोजीशन पे फॉस्फेट ऐड हो गया है और 6 पे तो हमारा ऐड ऑलरेडी था ही। ठीक है जी, अब हमारा यहाँ पे क्या होगा? अब होगा हमारा एक्चुअल स्टेप, जो कि यहाँ पे होगा एल्डोलेज नाम के एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही, ट्रायोस शुगर में टूट जाएंगे। एल्डोलेज एल्डोलेज ठीक है, या ट्रायोस फॉस्फेटेज, जो भी आप इसको कहना चाहो प्यार से, ये इसमें टूट जाएगा। अब यहाँ पे कौन से आ जाएंगे हमारे? हिमांशु जी ऐसा मत कहे, मेरा भी जो इंटरनेट है ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, बट फिर भी मैं पढ़ा रही हूँ ना, पढ़ लो। 10% का क्या ही करोगे इंटरनेट का। ठीक है, एल्डोलेज नाम का हमारा एंजाइम है जो कि किसमें 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड में उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और दूसरा क्या, डैप डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। कितनों को ये स्टेप समझ में आया? हाँ जी Yes, बिल्कुल ma'am. सही। ठीक है, क्लियर है। कर क्लियर। दीजिए। चलो जी, एल्डोलेज और एल्डोलेज जो हमारा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, क्या है ये? 6 कार्बन कंपाउंड। 3 पीजीए कितना कार्बन कंपाउंड है? बोलो बोलो। मैंने कहा 2 इक्वल पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। सारे बच्चे आंसर देंगे भाई, 3 बहुत ही कार्बन। बच्चा वाला क्वेश्चन है ये। 3 हाँ जी, कार्बन। 3 कार्बन कंपाउंड में ये टूट गया। अब देखो जी, अब क्या है, डैप का भी वही हाल जो हमारे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, कि इसको भी, ये भी बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व ना हो जाए, तो हमारा सेल क्या कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है पीजीए में। क्या, इसको इसने क्या कर दिया, पीजीए में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हाँ जी, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट नहीं बच्चा जी, पीजीए ही है अभी, अभी आएगा, 2 मिनट दीजिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड इसमें है, इसको फिर हमने क्या कर दिया, अब ये हमारा डैप जो है वो हमारा कन्वर्ट हो गया किसमें, वो हमारा हो गया 3 पीजीए में। अब क्या हो गया हमारे पास, हाँ जी, अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर आप ये कहो कि DHAP इज इक्वल टू 3 पीजीए, तो क्या ये बात गलत है? नो मैम। नहीं, नो तो मैम। हम ये बात भी No, कह ma'am. सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल 3 पीजीए के हैं। क्यों जी, यस मैम। है ना? तो हम ये बात भी इनको कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं 3 पीजीए की। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चा जी, बोलो जी। यहाँ पे हम लोग क्या जाएंगे, अब आपको जो भी चीज करनी है ना बच्चा, मैं लिखूंगी एक बार, बट आप उसको हर बार 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब हमारे यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा जी, क्यों प्रीति जी? मैम 2 मॉलिक्यूल दीजिएगा। क्या बनेंगे? ट्रायोस बाइफॉस्फेट। ट्रायोस शुगर। ट्रायोस ट्रायोस बाइफॉस्फेट। शुगर तो बनेगी, वो तो बिल्कुल सही है। कौन सी? ट्रायोस 1 3
बाइफॉस्फेट, हाँ जी, बाइफॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है जी, ये बनेगा हमारा, कितने, वो भी 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इसको भी हम यहाँ पे नीचे ही लिख देते हैं कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे into 2। अब आ जाइए जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच्चा जी क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक मॉलिक्यूल NADP का क्या होगा, यूटिलाइज होगा। ठीक है जी, सॉरी NADH में, ये P नहीं है, यहाँ पे सिर्फ H है। ठीक है, NADH। चलो जी, अब आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा और। अब ये कहाँ पे क्या करेगा, बताइए जी। 1 बाइफॉस्फोग्लिसरेट है, मैम 3 फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो सही। इसका मतलब क्या हुआ, एक हमारा फॉस्फो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो, देखो 1,3 बिस फॉस्फेट का मतलब क्या हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए, 3 कार्बन कंपाउंड है। इसका फॉर्मूला कैसा, अगर आप थोड़ा सा बनाओगे तो कैसा बनेगा, एक शॉर्ट में 1 पे हमारा फॉस्फेट लगा है और हमारा 3rd पे फॉस्फेट लगा है, यही कहने का मतलब है इसका 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट का। यस Yes, मैम। ma'am. फर्स्ट पे और 3rd पे हमारा क्या, फॉस्फो लगा है। आपने क्या कहा कि मैम यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एटीपी का मॉलिक्यूल हमारा फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे ADP से, प्लस हमारा एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, वो क्या ATP। बनाएगा, बिल्कुल सही, ATP। हर एक को बच्चा ना, आप सबको जोड़ते हुए चलिए। ये एक्चुअली ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये बोर्ड पे कराने में ज्यादा मजा आता है, इसमें क्या ऊपर ऊपर करते जाओ। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा बन गया हमारा क्या, फॉस्फोग्लिसरेट। और कौन सा वाला पोजीशन पे बना, फर्स्ट या थर्ड, थर्ड। मैम बिल्कुल सही, थर्ड। थर्ड फॉस्फोग्लिसरेट। इसका मतलब है गायब कौन सा हुआ, फॉस्फोग्लिसरेट गायब होगा, हमारा हो गया फर्स्ट वाला। ठीक है, First अब हमारा one. अब आगे क्या हुआ, अब यहाँ पे फिर से एक यहाँ पे क्या, फिर से एक हमारा कौन सा एंजाइम आएगा जो अभी पहले भी आ चुका है, उसका नाम है हमारा Isomer. आइसोमेरेज। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने क्या किया कि हमारा जो ये फर्स्ट वाला पोजीशन था, इसको हमने हटा दिया, तो ये हमारा ऐसा कुछ बन गया। बट अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 3rd वाले से कहाँ पे आ जाएगा, 2nd वाले पे आ जाएगा सेकंड फॉस्फेट। पे ठीक है, तो इसका 3 फॉस्फोग्लिसरेट से क्या हो जाएगा, ये 2 2 फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, ग्लिसरेट। चलिए जी, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और जब आप आगे बढ़ते हो तो क्या होता है कि 2 फॉस्फोग्लिसरेट में से हमारा एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का रिलीज हो जाता है, और यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा, इनोलेज एंजाइम आएगा। ठीक है जी, और ये इनोलेज एंजाइम इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में। हाँ जी, बिल्कुल सही, पाइरूवेट। ठीक है जी, फिर क्या आ गया, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट जो है हमारा, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे वो एंजाइम यूज करेगा पाइरूवेट काइनेज। क्या चीज, पाइरूवेट काइनेज। ठीक है, और क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल ऑफ एडीपी को फिर से निकाल देगा, तो ये क्या हो जाएगा, फॉस्फो हट गया, तो हमारे पास क्या बचा जी, बिल्कुल सही, 2 मॉलिक्यूल हमारे क्या बन जाएंगे, पाइरूवेट के। पायरुविक एसिड। ठीक है, यहाँ पे क्या, एक एडीपी मॉलिक्यूल फिर से हमारा कंबाइन कर जाएगा और ये ऑर्गेनिक फॉस्फेट से, और ये रिलीज करेगा एटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, इतना वाला पार्ट इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में करूं, ताकि आपको देखो कि कोई एंजाइम हमारा मिस तो नहीं हो गया। Ma'am. पाइरूवेट आ गया, और हमारा क्या, फॉस्फो, देखो तुम लोग बताते रहे यहाँ पे, हमारा यहाँ पे एक एंजाइम मिस हो गया, क्या, डाइफॉस्फोग्लिसरॉल काइनेज। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे एंजाइम्स ही हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, और कुछ रह गया, यहाँ पे हमारा एल्डोलेज आ ही गया, यहाँ पे भी मिस करा दिया तुम लोगों ने, फ्रुक्टोज काइनेज। आप लोग एनसीईआरटी खोल के नहीं बैठते हो क्या, कितने बार मैंने आपसे कहा है एनसीईआरटी खोल के बैठा करो। एनसीईआरटी लेके ही बैठे हैं मैम। यस मैम। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, हाँ जी, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज कह लो या फिर फ्रुक्टोकाइनेज कह लो, एक ही बात है। क्यों जी चारू जी, आप रूल्स भूल गई क्या, इसको अब थोड़ा सा हम करते हैं मिनिमाइज सो दैट। अच्छा चलिए जी, अब यहाँ पे देखिए कि हमको यहाँ पे मिला क्या, और हमारे पास जिसे कहते हैं ना नेट वाला, ठीक है, नेट जो हमारे हैं उनको मिला क्या, नेट प्रोडक्शन किस किस चीजों का हुआ। ठीक है जी, चलो जी, यहाँ पे हम बना लेते हैं क्या, नेट प्रोडक्शन। ठीक है जी, अब कहीं पे अगर कुछ मिस भी हुआ होगा तो हम यहाँ से देख सकते हैं। आप पहले मुझे बताइए कि यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यूटिलाइज हुए,
ये आपको स्टार्टिंग में ही दिख रहा होगा। कितने मॉलिक्यूल मैम ऑफ एटीपी 2 यूटिलाइज हुए? 2 2 मॉलिक्यूल एटीपी यूटिलाइज हुए। फिर बताइए कि NADH सॉरी, ठीक है, NADH के कितने जो है फॉर्म हुए, क्योंकि यूटिलाइज तो कहीं पे भी नहीं हुए। कितने कहाँ पे फॉर्म हुए? मैम एक मैम एक बच्चा जी, मैंने आपको अगर कहा था, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, प्रीति जी आप भी यहाँ पे गलत बोल रहे हो बच्चा, आपसे तो ये उम्मीद नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा कि यहाँ से आपको क्या करना है, हर एक को इंटू 2 कर लेना है। कहा था ये बात मैंने आपको? यस मैम हाँ, तो Yes, आप ma'am. फिर वो चीज भूलो नहीं ना बच्चा जी। मैं इसका मतलब क्या आप ये चाहते हो कि मैं हर बार यहाँ पे लिखूं कि यहाँ पे 2 ये हो गया हमारा पास, फिर यहाँ पे भी आप लिखोगे मैम 2 वो हाँ तो जी। मैम 13 फॉस्फोग्लिसरेट से हुआ था ना 2 into। नहीं बच्चे, यहाँ पे ही 2 पीजीए बन गए हैं। मैंने आपसे क्या यस कहा मैम। कि यहाँ इस वाला ये जो स्टेप है ना बच्चा जी, ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स को हम यूटिलाइज करके आगे चल रहे हैं। 2 मॉलिक्यूल पीजीए 3 पीजीए के, यस मैम। ठीक है जी। कोई बात नहीं, क्या बोलते हैं प्रीति, यहाँ पे ही ध्यान नहीं दिया, इट्स कम्प्लीटली फाइन, बट एग्जाम में ये काम मत करना, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल हमारे पास एटीपी सॉरी NADH के फॉर्म हुए। अब आगे आ जाइए, एटीपी के कितने कहाँ बन रहे हैं? देखिए जी, कहाँ दिख रहा है एटीपी? मैम 2 फिर वही बात आपने कहा, कौन बोला? और ये शोएब आप बोले ना, एटीपी कहाँ कहाँ यूज हो रहा है? शोएब जी करेक्ट करिए अपने आप को, जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं मोनू जी, भी मुझे डायरेक्ट आंसर मत दीजिए, जितना मैंने पूछा है वो बताइए। मुझे बताइए कि नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स कितने बन रहे हैं अभी सिर्फ एटीपी की बात कर रही हूँ मैं, NADPH की नहीं, NADH की नहीं। अक्षत बताइए क्या हुआ? हाँ जी नीलम जी सही बोली अब आप। कहाँ कहाँ बन रहे हैं? ये रहा एक एटीपी बना, बट आपको पता होना चाहिए हमारे पास कितना है, इंटू 2। बिल्कुल सही, अब पूरी क्लास लाइन पे आई। यहाँ पे भी हमारा एक एटीपी बना, तो ओके जी ओके जी। अच्छा प्रीति आपने बोला था, सो सॉरी, ठीक है, जिसने भी बोला था। यहाँ पे भी एक होना, तो यहाँ पे भी कितना हो गया, 2। तो इसका मतलब क्या है, बीपीजी बच्चे लिखा तो हुआ है बाई फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, अब आपको समझ में आ गया क्या कि एटीपी के कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं डायरेक्ट, एटीपी फॉर्म 4। 4। समझ में आ गया ना सबको? 4। अब देखो जी मेन Yes. कहानी क्या होती है, मेन कहानी हमारी इसकी ये है कि एटीपी यूटिलाइज तो आपको समझ में आ गया। अच्छा नीलम ने बोला था, सो सॉरी छोटी बच्ची जी, कोई बात नहीं, आप गुस्सा नहीं होती, मुझे पता है। आपको पता है कि एक NADH मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी फॉर्म करता है? नहीं पता तो आज की क्लास में सीख लोगे। हाँ जी प्रीति बिल्कुल सही। एक NADH मॉलिक्यूल कितने मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी फॉर्म करता है? अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो आज से एक शॉर्ट नोट बना लो। 1 NADH मॉलिक्यूल जो है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी, ठीक है। अच्छा अभी नेक्स्ट क्लास में आप पहुंचोगे, इसलिए मैं अभी से आपको पूछ ले रही हूँ। एक NADH तो 3 एटीपी बना रहा है, दूसरा आ जाता है हमारा FADH, वो कितने बनाता है? वो बनाता है बच्चा जी 2, 2 ठीक है। चलो जी, अब आप मुझे बताएंगे पूरी कैलकुलेशन। एटीपी यूटिलाइज कितने हुए हमारे? वो तो 2। अब टोटल एटीपी यहाँ पे लिख देते हैं साइड में छोटा सा, टोटल एटीपी कितने फॉर्म हुए इसका मतलब है, NADH से कितने मिले हमें? 8 कौन बोला ये 8? मैम 6 मैम 6 नहीं रोहन जी, हाँ 2 है, 2 NADH बने, और एक NADH 3 बनाते हैं, तो 2 कितने बनाएंगे? 6। और एटीपी तो हमारे 4 बना ही रहा है, तो 4 हमारा एटीपी बना रहा है, ठीक है। ये भी हमारे क्या 6 एटीपी हो गए, जो कि टोटल 10 NADPH से एटीपी हो बने। गए। बिल्कुल सही जी। अब आपको जाके थोड़ी सी बुद्धि में घुसा ये बात कि टोटल हमारे 10 एटीपी बने, बट 2 हमारे यहाँ पे यूटिलाइज भी हो गए। तो आप जो एक एग्जैक्ट लिखोगे ना, नेट एटीपी फॉर्मेशन अगर आप लिखोगे, नेट एटीपी प्रोड्यूस्ड या फॉर्म्ड, ठीक है, प्रोड्यूस्ड ही लिखना ज्यादा अच्छा वर्ड लगता है वो, तो आप लिख के आओगे 8 एटीपी, कि हमको इस पर्टिकुलर साइकिल ग्लाइकोलिसिस की साइकिल से कितने एटीपी मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, दैट इज 8। कितनों को क्लियर हुआ ये पूरा? अब थोड़ा छोटा करूं, ये छोटा करने में बहुत ही गंदा दिखेगा, पता है, मतलब गंदा इन द सेंस कि बहुत ही छुटकू सा। बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि अगले क्लास जब आपकी स्टार्ट होगी, दैट मीन्स कल
तो मैं आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। आप लोग को जो याद करना है कि कौन से स्टेप पे कौन सा एंजाइम यूटिलाइज होता है, कहाँ NADH मॉलिक्यूल यूज होते हैं और कहाँ पे हमारे ATP बन रहे हैं और कहाँ यूटिलाइज। देखो जी, सबसे एक ना मैम आपको आज आप बहुत एक, इसके नोट्स भेज दोगे ना? हाँ जी बिल्कुल जी, आज जैसे अभी मेरी नेक्स्ट क्लास है ना, 8:15 से दूसरी भी क्लास है, तो जैसे ही वो क्लास एंड होगी ना, वो एक्चुअली थोड़ी सी, जब बच्चे उसमें ज्यादा भी होते हैं और वो क्या है लास्ट क्लास होती है, तो वो स्ट्रेच भी हो जाती है, 9:45 तक स्ट्रेच हो जाती है। तो मैं आपको 10 बजे के लगभग तक क्लास जब एंड होगी तब आपको भेज दूंगी, डोंट वरी। ठीक है जी, तो आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए क्या करना है, आपको सब एक एक स्टेप याद करके आओगे पूरा का पूरा, और मैं जिससे पूछूंगी ना वही आंसर भी देगा। 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना बस। हाँ जी बिल्कुल सही प्रीति जी, एक एक स्टेप लर्न करना है, ठीक है, जिससे पूछूंगी वही आंसर भी देगा। ओके मैम। चलिए जी, अब अगर आप लोग को कोई और मतलब अभी किसी को भागने की जल्दी नहीं है, तो हम लोग ये कर सकते हैं बच्चा जी, कि जो बचा हुआ पार्ट था हमारा वो थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, बिकॉज क्लास की स्ट्रेंथ अभी भी उतनी ही है, 5 मिनट का टाइम लेके। यस मैम, नो ठीक है ना, प्रॉब्लम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट रह गया था, हम लोग उस वाले को थोड़ा सा कंप्लीट करते हैं। ब्रीदिंग इन प्लांट्स वाला जो पार्ट है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्या हमने कहाँ तक पढ़ा था? ब्रीदिंग इन प्लांट्स का बस ये वाला पार्ट कंप्लीट किया था, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट हमारा क्या जाता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है एक्चुअल में। यहाँ चल ये रहा है बच्चा जी, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि जो प्लांट्स में रेस्पिरेशन रेट होता है ना, कैसे आप लिखो, क्या होगे इसको, कि दूसरा कलर यूज करते हैं, कि रेट ऑफ रेस्पायरेशन, बस 5 मिनट ही और लूंगी क्योंकि मेरी भी खुद की भी क्लास है, ठीक है। रेट ऑफ रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, ठीक है, वो क्या है, इज वेरी वेरी लेस देन एनिमल्स, जो एनिमल्स में होता है, ठीक है। ऐसे ही छोटा सा लिख के आना। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस अवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, अवेबिलिटी जो हमारी ऑक्सीजन, क्योंकि देखो आपको पता होना चाहिए कि रेस्पायरेशन वाला प्रोसेस कब हो रहा होता है, प्लांट्स में रेस्पायरेशन वाला प्रोसेस कब हो रहा होता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। नहीं बच्चा, अगर रेस्पायरेशन हमारा, आप खुद से देखो, अगर आपका रेस्पायरेशन दिन में हो रहा होता तो हम वर्ड यूज करते फोटो रेस्पायरेशन, बट आपको ये भी पता है, लास्ट क्लास में पढ़ के आए हो फोटोसिंथेसिस में, कि प्लांट्स के लिए तो फोटो रेस्पायरेशन एक रद्दी प्रोसेस है, सिर्फ वो डिफेंस में उसको यूज करता है। तो ये आपको खुद से कॉमन सेंस लगा लो कि रेस्पायरेशन कब हो रहा होगा, रात में, ऑलवेज। ठीक है। हाँ जी बिल्कुल सही प्रीति जी, ये हमारा रात में हो रहा है, तब हमको पता है कि मतलब देखो, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे क्या हो, ऑक्सीजन हमारे पास भर भर के है, बट रात में क्या हो रहा है, हमारे पास ऑक्सीजन, प्लांट्स के पास क्या है, जितनी उनके पास है उतनी ही वो यूटिलाइज करते हैं। फिर क्या हो रहा है, मैंने आपको ये बात बहुत अच्छे से बता रही है कि द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज, बल्कि प्लांट इज नॉट ग्रेट, कि जो वो डिस्टेंस को रेस्पायर करने में, प्लीज किसी का माइक खुल गया है वो अपना माइक ऑफ कर ले, ठीक है। चलो जी, तो वो जो डिस्टेंस है वो क्या है, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में है, शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है, ओनली अकर्स इन रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन में क्या सिर्फ और सिर्फ जो है हमारा बच्चा जी शॉर्ट डिस्टेंस होता है। फिर क्या, बाय बाय जी। फिर क्या है, ईच लिविंग प्लांट इज लोकेटेड, सॉरी, इन अ प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ प्लांट, हर एक सेल क्या है, आपको पता है कि जितनी भी जो पास पास वाली सेल्स होती है ना, उनके बीच में तो ये डिफ्यूजन वाला प्रोसेस है वो पॉसिबल भी है, बाकी जो दूर वाली सेल्स है उनमें ये सब नहीं हो सकता है। इन स्टेम्स लिविंग सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन थिन लेयर बेनेथ द बार्क, बार्क के नीचे क्या लिविंग सेल्स हमारी प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए वहां पे क्या होते हैं, लेंटी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए जी, ये रहा आपका यूजुअल जो आपको प्रोसेस है कि इन लीव्स क्या हो रहा होता है हमारा, स्टेम एंड रूट्स पैरेन्काइमस सेल्स आर लूजली पैक्ड दैट प्रोवाइड्स इंटरकनेक्टेड स्पेस, क्या करते हैं, एक इंटरकनेक्टेड स्पेस उनको प्रोवाइड करते हैं। चलिए जी, अब ये काम करते हैं कि यहाँ वाले प्रोसेस को आप कर देते हैं स्टॉप, कि ये 2-3 पेज हमारा रह गया है, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बस थोड़ा सा टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, बिकॉज अब मेरी ओके मैम। नेक्स्ट क्लास का भी जो है टाइम स्टार्ट हो गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड लास्ट तक रिटेन करने के लिए भी। बाय मैम मैम। पहले की तरह आप चाहिए। क्या साफिया? मैम, मैं कह रही थी कि पहले की तरह 15 मिनट पहले क्लास ज्वाइन करनी होगी। 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना, बिकॉज उस टाइम पे ना मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर्स करवा सकती हूँ। थैंक यू सो मच प्रेरणा जी, मेरे को एक बार देखने दो ओके आपका मैम। बैच किस टाइम है, 11B14। हाँ ठीक है, 8:15 से है, आप 8 बजे ज्वाइन करना,
मुझे भी बस एक मैसेज डाल देना, वैसे मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। बाय बाय जी, बाय स्नेहा, बाय प्रेरणा, बाय यास्मीन, बाय जी नीलम जी, गुड नाइट जी। जस्ट 1 सेकेंड, बस मेरे को अपना रिकॉर्डिंग ऑफ करना। बाय अलीना, बाय साफिया।